सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान जो मामलात तय पा गए हैं उस पर, और साथ ही साथ जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और ये तीसरा नैब ऑर्डिनेंस है जो सामने आया है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान मामलात तय पाए और ये 10 रोज़ा जो धरना था वो अब ख़त्म कर दिया गया है, ज़रा इसकी क्विक अपडेट लेंगे कि क्या सूरत हाल है जुड़वा शहरों की और जो मुल्का इलाके हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। धरना ख़त्म हो गया है तो क्या रास्ते खुल गए हैं, इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है, लोगों की जो रास्ते मुनक़ता हो गए थे शहरों से दूसरे शहर तक, क्या वो बहाल हो गए हैं, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। जब से ये मामला तय पाए, ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि हुकूमत और मजहबी जमात के मामला तय पा गए हैं, तो अभी सूरत हाल क्या है जुड़वा शहरों की? जी, जुड़वा शहर में इस वक्त तमाम जो रुकावटें लगाई गई थी ये हटा दी गई हैं और तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ अतराफ पे जो मट्टी फेंकी गई थी वो भी उठा ली गई है। अब जुड़वा शहर में तो सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पे नॉर्मल है। और क्योंकि आप जानती हैं कि कालदम तंजीम के साथ जो मुलाकात थी कुछ उलमा इकराम की, उसके हवाले से जब हफ्ते के रोज बातचीत हो रही थी तो उसी अतराफ में हमें ये इंफॉर्मेशन जो उलमा और मशाइख आए थे उन्होंने दूसरी साइड से जो गारंटी थी वो लेने से इनकार कर दिया था। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं वो उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तहरीक लब्बैक की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद ही ये तमाम मामला जो थे वो हल की तरफ पहुंचे हैं। और गुज़िश्ता रात जो सैटरडे की रात थी उसी रात को पहुंचे हैं वहाँ पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उन्होंने वहाँ जाके रब्ता किया तमाम जो धरने के से उन्होंने कहा कि वो साथ ही एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएं और जो वहाँ पे जगह है चौक जिसमें बैठे हुए तल्ला वाला चौक, उसको खाली कर दिया जाए। तो उसको अब खाली कर दिया गया है और एक स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसका लाहौर में आज इजलास उसका हुआ है। उसमें बहुत सारे मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है जिसमें 13 नुकात के हवाले से मैं बताया गया था कि 13 नुकात हैं जिन पर अमल दरामद किया जाएगा, जिसमें तंजीम को कालादम का जो टैग है वो हटाने के हवाले से, हाफिज साद रिजवी की रिहाई के हवाले से, और इसके साथ साथ जो कारकुन जख्मी हुए हैं उन पर कोई मुकदमा या कोई ऐसी कार्रवाई ना करने के हवाले से जो इससे पहले केसेस चल रहे हैं उसमें हुकूमत की जानिब से ये आ रहा था कि वो इस मामले में जो उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं गवर्नमेंट के वो वहाँ पे ताउन करेंगे और केसेस ख़त्म करने में। और दूसरी बात ये भी थी कि जो तहरीक लब्बैक है उस मामले में वो इलेक्शन जो है वो भी लड़ सकेंगे आने वाले दिनों में, उससे पाबंदी भी उठ जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल अभी है और स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के वजह से आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा का अपडेट हमें दी इस मामले पर। एक और मामला जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया वो है तीसरा नैब ऑर्डिनेंस। जी हाँ, तीसरा नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया हुकूमत ने, जिसकी कॉपी मेरे पास है। और अब जो केसेस थे जो 6 अक्टूबर की सतह पर उसको बहाल कर दिया गया है। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार जो है वो सदर को मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे जिसमें शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और दीगर रहनुमाओं पर जो केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के वैसे ही चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो धोखाधड़ी और जो फ्रॉड के केसेस थे जो वापस उसको नैब के सुपुर्द कर दिया गया है। और मजारबा केसेस भी जो हैं वो भी वापस नैब को सौंप दिए गए हैं। अब ये जो नया नैब ऑर्डिनेंस आया है इसके तहत मामला कुछ इस तरीके से, मैं आपको वन लाइनर बता देती हूँ नाजरीन, वो ये है कि अब इस नए नैब ऑर्डिनेंस से ना ही आसिफ अली जरदारी, ना ही शहबाज शरीफ, ना ही मरियम नवाज़ और ना ही शाहिद खान अब्बासी जिनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चल रहे हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये एक तासता है अपोजिशन की तरफ से कि जी जो केसेस बनाए जाते हैं सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं,
वो किस हद तक दुरुस्त है, और ये ज़ाहिर है अब सारे मामलात सदर के सुपुर्द कर दिए गए हैं, तो ये आगे कैसे होगा। बुनियादी कुछ नुकात हैं नैब ऑर्डिनेंस के जो कि मैंने आपको बताए हैं, और जो एक शिक थी जिसमें अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान जो मुशावरत होती है किसी भी नए चेयरमैन नैब के लिए, वो यकीनन होगी, वो शिक वैसे ही है, लेकिन कहीं अगर डेडलॉक होगा तो इसका इख्तियार होगा सदर मुमलिकत को। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुझे अखुंज़ादा चट्टान साहब ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको मैं वेलकम करूँगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। राना साहब, मैं पहले आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े केसेस हैं, बड़े ज़ाहिर क़यादत है जिस पर केसेस चल रहे हैं नैब में, और इस नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद मुस्लिम लीग नून इसको किस तरह से देख रही है? कहीं चैलेंज करेंगे आप इसको? देखिए, हम तो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये हुकूमत इतनी नालायक है कि ये ऑर्डिनेंस भी ठीक तरीके से नहीं ला पाती, और पहले सेकंड तरमीम लेके आए, वो इनको उसके बाद उनको समझ नहीं आई कि आप क्या करें, अब वो तीसरी ले आए। जिस तरह ये मिनी बजट्स लाई जा रहे हैं, बजट अनाउंस करने के 2-3 महीने बाद इन्होंने पिछले बजट को तो बेमानी कर दिया, उसी तरह ऑर्डिनेंस भी जो है वो दूसरी, तीसरी, शायद चौथी भी आ जाए। तो ये हुकूमत जो है वो कोई काम सीधे तरीके से नहीं कर सकती। हमने तो पहली ऑर्डिनेंस को भी रिजेक्ट किया था, दूसरी को भी रिजेक्ट करते हैं, अगर कोई आगे आएगी उसको भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बदनीयती के ऊपर जो है ये ऑर्डिनेंसेस हैं। आप कह रहे हैं बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब का नहीं। देखिए, इनका ऑल अक्रॉस बोर्ड तो वो करने की, पहले तो इन्होंने नौकरी जो है, अभी जो चेयरमैन साहब नौकरी कर रहे हैं वो पीटीआई की दी हुई नौकरी है, वो कंसल्टेशन से दी हुई नौकरी नहीं है, तो वो पीटीआई ही के लिए नौकरी करेंगे, वो एहतसाब मुल्क में नाफिज करने के लिए नौकरी नहीं करेंगे। अखुंज़ादा साहब, देखिए, मुस्तरद करना तो एक बिल्कुल अलग बात है कि बिल्कुल इसको मुस्तरद ही किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से, लेकिन चैलेंज कहाँ किया जाएगा? ज़ाहिर है ये नैब ऑर्डिनेंस है, कानूनी कार्रवाई तो कुछ ना कुछ सोच रखी होगी ना अपोजिशन ने, कि अगर आप ये समझते हैं कि जितने भी केसेस बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, तो फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी और ज़ाहिर दीगर जमातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं काफ़ी बातों के राना साहब से इत्तेफाक करता हूँ, तो उसको मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस मौजूदा हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं चाहिए। 3 साल इस हुकूमत ने हमारी लीडरशिप के खिलाफ, हमारे दोस्तों के खिलाफ जो इनसे हो सकता था उन्होंने कर दिया। उन्होंने एयर कंडीशन निकाल दी, उन्होंने पंखी निकाल दी, उन्होंने घरों का खाना बंद कर दिया, उन्होंने डॉक्टर और तिबी सहूलतें बंद कर दी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के पाक परवरदिगार के फजल व करम से एक बंदे पे ये एक दिले का जो करप्शन है, जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो कैंटीनर पे खड़े हो के और जो इल्ज़ामात लगाते थे, एक भी साबित नहीं कर सके और ना आइंदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसका इंतकाम का हमने पहले भी सामना किया है, अब भी करेंगे। पहले भी हम अदालतों में पेश हो रहे थे, हम अब भी अदालतों में पेश होंगे। मैं आपके पहले वाले टॉपिक पे एक बात करना चाहता हूँ। जी, बोलिए। आज पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत आके उन्होंने कालादम तंजीम के साथ जो मुआहिदा किया है वो अवाम के सामने लाए। ठीक है कि 10 दिन में आपने पूरी कौम को जो एक मुसीबत में डाल दिया था। खुद हुकूमत कह रही है कि इस 10 दिनों में हमारा 1800 अरब का खसारा हुआ है, नुकसान हुआ है, पब्लिक का नुकसान हुआ है। 5 हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुई है, और एक शहीद जिसके बच्चे का वो तस्वीर वायरल हुआ था। आज मुआहिदे से मुझे चलें, आपका पॉइंट आया सर, वो अपने वालिद के ताबूत पे नहीं, रियासत का ताबूत। चलें, आपका पॉइंट आया, मुझे क्विकली आगे बढ़ना है। आखिरी बात सर जी, आखिरी बात सुमैया जी, आखिरी बात ये कि इन हुकूमत ने इस कालादम तंजीम पे इल्जाम लगाया था कि ये इंडिया के पैसे बांट रहे हैं। तो आज अवाम पूछना चाहते हैं कि इंडिया के पैसे बांटने वालों के साथ साहब आपका पॉइंट आ गया सर। ज़ाहिर हमें भी बिल्कुल सही आपका पॉइंट ज़रूर आया, आपका पॉइंट आ भी गया हुकूमत के सामने, लेकिन ज़ाहिर मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगी, मुझे आगे बढ़ना है। और पीडीएम किस तरह से काम कर रही है नाज़रीन, हमने देखा पीडीएम बनी, फिर पीडीएम से जमातें जुदा हुई, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे के मामले पर अपनी राहें जुदा कर लीं, पीडीएम एक दफ़ा फिर फाल हुई है, पीडीएम ने कई जलसे किए हैं, एहतजाज किए हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये वो पीडीएम है जो इस्तीफों के मामले पर कई जमातें इससे जुदा हो गई थी, लेकिन मामला उससे आगे नहीं बढ़ सका।
अगर ये पीडीएम ये समझती है कि हुकूमत को घर भेजना ही वाहिद हल है, तो घर भेजने के लिए टेक्निकल रास्ता क्या होगा? लेकिन जब सवाल यहाँ पर रुक जाता है और बात यहाँ पर रुक जाती है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और रास्ता सिर्फ एहतजाज और जलसों की हद तक महदूद रहेगा, तो इसको हम क्या कहें? इसको हम हल्की फुल्की मौसीकी लगा के रखना कहें, जब तक हुकूमत है एक हल्का फुल्का प्रेशर बना के रखना कहें, क्या कहें? हम इस पीडीएम की स्ट्रेटजी को क्या कहें? राना साहब से ही पूछती हूँ मैं। राना साहब, आपने जलसे किए, कर भी रही है, एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रही है, लेकिन इससे हासिल वसूल क्या हो रहा है? देखिए, जो जमहूरी जमातें होती हैं ना, उनके लिए सबसे जो रॉ चीज होती है वो ये होती है कि वो अपना बयानिया लेके अवाम के सामने निकले, चाहे वो महल्लों में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो शहरों के मेन बाजारों में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जलसे हो। तो ये एक डायरेक्ट राब्ता होता है कि अपना बयानिया अवाम के पास लेके जाते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। इसका फायदा अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं, हमें एक तरीके से ये हमारी इलेक्शन कैंपेन भी है, ये अवाम को अपना बयानिया देना भी है। ये इस हुकूमत के लिए जो है एक शोकाज नोटिस है जो डेली बेसिस पे पीडीएम जो है वो दे रही है। जहां तक आपने बात की हुकूमत को गिराने का, तो मैं आपसे तस्लीम करता हूं सुमैया कि टेक्निकल तरीका तो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन का है। देखिए, उस पर भी बातचीत अब यानी कि हम देखेंगे कि राइट टाइम क्या होगा वो करने के लिए हमारे पास। सर, राइट टाइम कब आएगा? जब हुकूमत के जाने में सिर्फ 2 साल रह गए, अभी तक आप यही कह रहे हैं राइट टाइम अभी आना है। मैं आपको बताऊं, वो तो तभी मुमकिन है ना अगर हमारे पास नंबर्स पूरे हों। उसके लिए मैं आपको ये वसूख से बता दूं कि ये जो पीटीआई है, जिस तरह वक्त बढ़ता जा रहा है और महंगाई में इजाफा है, गुर्बत में इजाफा है, बेरोजगारी में इजाफा है, इनके अरकान ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारी जमातों के साथ राब्ते के अंदर आते जा रहे हैं और वो चाहते हैं। सर, ये राब्ते का दावा तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। ज्यादा बेहतर यही नहीं है कि आप दोनों मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाएं? पीपल्स पार्टी अलग एहतजाज कर रही है, पीडीएम की जमातें अलग एहतजाज करें। देखिए, पीपल्स पार्टियां मौजूद है ना, चट्टान साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोगों की बात सामने ही हो जाए। चट्टान साहब, जब तक पीपल्स पार्टी थी, सुमैया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो ऑपोजिशन और पीडीएम की मुशावरत के साथ ही होगा और वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही होगा, वरना तो मुमकिन ही नहीं। जाहिर है जितनी बड़ी जमातें साथ होंगी उसकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी, उसका प्रेशर उतना ही। खुदा चट्टान साहब, ठीक है, पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी जुदा हो गई, पीपल्स पार्टी की यहाँ पर मामला ठीक नहीं हुए, एक शौकॉज भी आ गया, लेकिन आगे मूव ऑन तो करना है ना। और मूव ऑन करना है, आप लोग कहते हैं ना कि आवाम के लिए हमें करना है, आवाम के लिए बढ़ना है। एक अलग प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा रही है, तो व्हाई नॉट इन पीडीएम? आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं करते, उधर क्यों नहीं जाते वापसी? देखिए जी, एहतजाज तो हम भी कर रहे हैं, पीडीएम वाली भी कर रहे हैं और इसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हर 30 तारीख और 15 तारीख को ये पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाते थे, ये बिजली के बिलों को बढ़ाते थे। इस बार जो अपोजिशन ने एहतजाज किया है, तो इस बार उन्होंने 30 तारीख पे 31 तारीख पे पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाए। लेकिन हमें अगर हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जितनी देर तक ये नालायक नाअहल निकम्मा हुकूमत इस मुल्क पे रहेगा, ये अवाम को इतना ज़्यादा रुलाएगा, ये इस मुल्क को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, तो इसका वाहिद रास्ता जो है वो आदम एतमाद है। और हमारे पास अक्सर तादाद पूरा है। कब ला रहे हैं आदम एतमाद? एक सेकंड, अपोजिशन ने पहले भी कहा था, हमारे दोस्तों ने, पीडीएम के दोस्तों ने, कि ये कैसे होगा। तो हमने कहा कि चलो हम गिलानी साहब को कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमने इलेक्शन लड़ाया और हमने जीता। अब तो ये हमारे दोस्तों पे है, पीडीएम के दोस्तों पे है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं इनमें कुछ लोग, शाहिद खान अब्बासी साहब या कुछ दोस्त बरमला कह रही हैं कि भाई हमारे मुफाद इसमें नहीं है कि ये जो सेलेक्टेड हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है ये कर जाए। हमारे मुफाद इसमें है कि जब तक पंजाब पे बुज़दार मुसल्लत रहेगा और लोगों को जितना चीखी निकालेंगे, जितना इसका लोगों का नालायकी का और नाअहली का सामना होगा, इतना उसको शाबाश शरीफ। तो भाई ऑपोजिशन का भी तो कसूर है ना इसमें, आप लोग भी कौन सा टफ टाइम दे पाए हैं अभी तक? देखें तो हुकूमत को कोई खास टफ टाइम नहीं दिया है। सर, शौकत बसरा साहब मेरे साथ काफी देर से मौजूद हैं, ऑन कॉल हमको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं दोबारा आ जाती हूँ चट्टान साहब, शौकत बसरा साहब को मौका देना, हुकूमत भी डिफेंड करे ना अपने आप को।
बसरा साहब, ज़ाहिर है ये सूरत हाल है, अभी तो बातें हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद की कि भाई अब तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रही हैं अपोजिशन जमातें, यहाँ अब नैब का तीसरा ऑर्डिनेंस लेकर आके बैठे हुए हैं, क्या कर क्या रही है हुकूमत? लेकिन पहली बात तो ये इनका एमियर जो हो जाता है, ये तहरीक अदम एतमाद लाएं, लॉन्ग मार्च करें, जलसा करें, जुलूस करें, लेकिन ये नाटक ना करें। ये जो गरीब का नाम ले लेके गरीबों के जख्मों में नमक छिड़कते हैं ना, असल में ये अंदाजा इनसे पूछे ये दोनों भाई बैठे हैं या इनके क्या हैं, क्या ये गरीब हो गई है? अगर तो ये गरीब हो गए तो मान लेते हैं कि वाकई गुर्बत आ गई है। ये तो ऐसे गरीबों का बेचारों का इनको खून निचोड़ा है लोगों ने, दोनों पार्टियों ने लूट लूट के सूट के मोहल्लात दुनिया में बना लिए, इधर बना लिए, और यहाँ आके ये सर लेकिन आपने क्या रिलीफ दिया? आपने क्या रिलीफ दिया? मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, जवाब देखे ना, ये इंटरप्ट ना करें, ये इंटरप्ट ना करें, ये अच्छा राना साहब उनको बात मुकम्मल करने में, फिर मैं आपका मौक़िफ़ ले लेती हूँ। जी देखिए, मुझे बात मुकम्मल कर रहे थे, इनका हक है, ये बाद में गालियां दे मुझे, मैं चुप कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये टोपी ड्रामा, ये नाटक, ये मगरमच्छ के आंसू, हाय गरीब ओ भाई, और जो गरीब जिन लोगों से गरीब हुए हैं वो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप 4-5 लोगों को गरीब करके खुद अमीर से अमीर तर हो गए, आज आपको गरीबों का बड़ा काम है। अच्छा आप ऐसे करें ना, राना साहब जिस घर में रहते हैं इस माल को बेचे, जाके गरीबों की कुड़ियां में वहां जाकर घर बना ले, छोड़े इन बातों को, ये ड्रामे ना करें। जहां तक बात है महंगाई की, इसमें कोई शक नहीं समैया, क्योंकि महंगाई इशू है, महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, और उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या ये महंगाई 3 सालों में हो गई है? ये जो 4-5 जितनी महंगाई 3 सालों में हुई है ना सर, उसके फिगर भी मेरे पास हैं, वाकई महंगाई बहुत बढ़ गई है। चले आपका पॉइंट आया सर, वक्त की कमी है, आपने महल का जिक्र किया, जरा मैं राना साहब से पूछूं, राना साहब कितना बड़ा महल है आपका? देखिए सुमैया, ये इलॉजिकल बातें, पहले तो हम आपको गालियां नहीं देंगे, हम आपको दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको कोई लॉजिक दे दे, कोई आपको अकल दे दे कि मुल्क कैसे चलाना है। दूसरी बात ये कि ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं जिसका कोई ना सर है ना पैर है। भाई आपके लीडरान गरीब हो रहे हैं क्या? इमरान खान गरीब हो रहा है क्या? खुसरो बख्तियार गरीब हो रहा है क्या? असद उमर गरीब हो रहा है क्या? बात कर रहे हैं भाई, आप बताएं आपने अवाम को क्या देना है? ये अजीब सी बातें करके आप समझते हैं आपसे पूछा नहीं जाएगा आप क्या कर रहे हैं? आपकी इतनी नाअहल और नकम्मी किस्म की परफॉर्मेंस को लोग भूल जाएंगे। भाई जवाब दें कि महंगाई क्यों हो रही है और इसको रोकने के लिए क्या प्लान है? डॉलर को आपने 170 पे रोकना है या 200 पे लेके जाना है? उसके लिए क्या प्लानिंग है? आपके पास जवाब भी कोई नहीं है। ये अमीर हो गए, ये खा गए, ये लूट गए। भाई पकड़े आप हुकूमत में, आप ऑपोजिशन में इस वक्त, कैसी बातें करते हैं? इस तरह की बातें करके आप, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ना ही आप गरीब हो रहे हैं, ना ही हुकूमत का कोई बंदा गरीब हो रहा है। गरीब तो आवाम हो रही है ना, गरीब से गरीब तर होती जा रही है, और यहाँ सिर्फ बातें होती हैं, अफसोस के साथ हुकूमत भी बातें करती है और अपोजिशन भी सिर्फ बातें करती है। चट्टान साहब आपका मौक़िफ़ सर? मेरा मौक़िफ़ ये है, पहला तो मेरा अपने भाई से पूछना ये है कि आप कहते हैं कि लूटा का सूटा, तो आप तो हमारे साथ थे, आप पहले तो अपना बताए कि आपने कितना लूटा है, कितना का सूटा है। ये तो नहीं है कि हम शैतान थे और आप फरिश्ता थे, सबसे पहले बात ये। दूसरी बात ये कि जाके आपने लीडर को बता दी कि भाई ये मुल्क आप जो जिस तरीके से चला रहे हैं ये जादू टूने से चलने वाला नहीं है। अगर जादू टूने से मुल्क चलते तो आज बांग्लादेश जो है वो अमेरिका से बहुत आगे होता। जादू टूनों से, इस्तिखारों से, सितारों से मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलते हैं प्लानिंग के साथ, मुल्क चलते हैं खुलूस के साथ, कोई जहन के साथ, कोई मुशावरत के साथ मुमालिक चलते हैं। आप लोग 3 साल जो है ये ना हमारे गुनाह है, इसमें मुस्लिम लीग नून का गुनाह है, इसमें खुद आप लोगों का कसूर है कि आप सर आपका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप लोग मुत्तहिद नहीं है और ना ही मुत्तहिद होकर कोई टफ टाइम दे सके, ये आपका गुनाह है। मैं बता रही हूँ सर आपका गुनाह क्या है। गुनाह ये है कि आप लोग मुत्तहिद नहीं है। जब तक अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती ना, हुकूमत को ऐसे ही चांस पे चांस मिलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, राना एहसान साहब, खुदा चट्टान साहब, शौकत बसरा साहब। ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो मज़ीद भी खबरें हैं, मज़ीद भी इशूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम बढ़ती महंगाई की बात कर रहे हैं, चाहे बात हो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत की या फिर वो गैस की, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है
और एक बार फिर हमने देखा है कि एक बार फिर हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया है, जिसमें ओगरा ने LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर अब 155 रुपये 8 पैसे महंगा हो गया है। और इस हवाले से ओगरा ने LPG महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें अब LPG की जो नई फ़ी किलो कीमत है वो 216 रुपये 90 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक़ नवंबर 2021 के लिए होगा, जिसमें LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2559 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। अक्टूबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत थी 2403 रुपये 55 पैसे। दूसरी जानिब 19 नवंबर के बाद से गैस बहरान का खदशा भी मौजूद है। तजारती कंपनियां गवन और ENI रवा महीने के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में 200% तक बड़े मुनाफे के लिए पाकिस्तान को 2 LNG कार्गोज फराम करने के वादे से पीछे हट गई हैं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के मुआहदों के तहत इटली की ENI को 26 और 27 और सिंगापुर की गवर को 20 और 19 नवंबर को LNG कार्गो फराम करने थे, जिसमें जो ENI पाकिस्तान है उसने LNG लिमिटेड के साथ 15 साला मुआहदे के तहत इसमें ENI के 11.95% पर हर माह LNG कार्गो फराम करने की पाबंद है। गवर भी 5 साल मुद्दत के मुआहदे पर है, लेकिन उसके बावजूद 11.62% पर कार्गो फराम करने की वो पाबंद है। मुआहदे के तहत डिफ़ॉल्ट की सूरत में PLL हर LNG कंपनी को एक कार्गो मुआहदे की कीमत का 30% जुर्माना आयद कर सकती है। दोनों कंपनियां जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्पॉट मार्केट में मुनाफा बहुत ज़्यादा है। PLL ने ज़्यादा कीमतों पर LNG कार्गो की खरीदारी से बचने के लिए दोनों कंपनियों के साथ मुद्दती मुआहदे किए और दोनों कंपनियों ने एक ऐसे वक्त में मुआहदों को पीछे छोड़ दिया और डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, जब स्पॉट LNG की कीमत 30 से $35 फी MMBTU पर मंडला रही है। तब होगा क्या? ज़ाहिर है इसका सारा असर आवाम पे पड़ेगा। जब महंगी खरीदी जाएगी तो महंगी बेची भी जाएगी, क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है वो इंपोर्ट करने पर है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब इंपोर्ट की जाती है कोई भी चीज़, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर गैस, तो ज़ाहिर उसका जो असर होता है वो इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों का असर होता है, जो हमारी कीमतों पर पड़ता है, और फिर हम बेबस होते हैं, लाचार होते हैं। दूसरी जानिब IMF के साथ बकौल मुशीर ख़जाना शौकत तरीन तमाम मामलात तय पा गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा काम आवाम को सहूलियात फराहम करना है। किस तरह की सहूलियात होंगी? क्या IMF के जो मुआहदा है उसके तहत महंगाई मज़ीद नहीं बढ़ेगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आपकी एक्सपर्ट राय मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की, गैस की बढ़ती कीमतों की, बिजली की बढ़ती कीमतों की, क्या ये सब कुछ वजह ये है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, या फिर वजह ये है कि हमें IMF की शराइत को मानना है? मामला क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हम सब कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर देखें तो एनर्जी जो है उसको एक किस्म की आग लगी हुई है, क्योंकि डिस्ट्रप्शंस हुई हैं हर तरफ सप्लाई चेन्स की, और उस सप्लाई चेन्स की वजह से पाइपलाइंस भी ख़राब हुई हैं, जो शिपिंग है वो भी आपकी ख़राब हुई है, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमीज़ हैं वो रिकवर कर रही हैं। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो चोक्ड अप है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अब एनर्जी इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमने जितने भी ठेके किए हुए हैं एनर्जी के, वो हमने ख़ुद कफ़ालत की बेसिस पे नहीं किए थे कि हम अंदरूने मुल्क अपनी एनर्जी ख़ुद बनाएं या ख़ुद उसको दरियाफ्त करें। यहाँ पे भी गैस है, सारा कुछ है, लेकिन हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। अब नतीजा उसका ये है कि अब हम फंस गए हैं। सो जब भी ये तेल की कीमत जब ऊपर जाती है, आपको पता है कि पिछले दिनों $40 से ये $85 पर आ गई, और इसके साथ ये तमाम बाकी जो है LNG हो या कोला वगैरह हो, तो वो उसी तरह महंगे होते हैं। तो एक तो ये है कि ये आपके लिए एक
स्ट्रैंगलिंग आपकी इकोनॉमी का ऊपर स्ट्रैंगल होल्ड है, जिसको अब ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी। सो ये आई थिंक नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि हमारे ऊपर बेशुमार कर्जा जात हैं और तकरीबन इस वक्त बैरून मुल्क के कर्जा जात जो हैं 110 अरब डॉलर तक पहुंचे हुए हैं, उनकी सर्विसिंग हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन हुई है। यानी कि उनके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट देना है वो भी हमें बाहर से कर्जे लेके देना पड़ रहा है, और उनकी जो रीपेमेंट है, क्योंकि 110 अरब का मतलब है कि तकरीबन हर साल आपको 10 से 15 अरब डॉलर एक किस्म का रिन्यू करना पड़ता है, आपको वो पे करना पड़ता है, उसकी जगह पे नया लेना पड़ता है। तो ये काम करने के लिए आपको IMF की ज़रूरत होती है। अगर IMF आपके साथ नहीं होगी तो ये रोल ओवर करना या इसकी रीफाइनेंसिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा रीज़न ये है कि आपके जो जितने इदारे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इवन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और बाकी भी जो बायलैटरल लेंडर्स भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि जी आप IMF से सर्टिफिकेट लेके आएँ कि आप इन कर्ज़ों को सर्विस कर सकेंगे। सही है। तो आई थिंक हालात में इस वक्त इकॉनमी जो है उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात हैं तो वो इसी वक्त हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट को आपके आगे लेकर चलना है, क्योंकि हमने कोई मंसूबे नहीं लगाए ना, हम अपने ऊपर अपने मंसूबे नहीं लगाए गए, यहाँ खुद इंसारी हमारी नहीं है। जब हम डिपेंडेंट होंगे तो ज़ाहिर हमें उसका कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा, वह आवाम भुगतती है। सर मेरे साथ ही रहिएगा, अब्दुल समी खान, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, मुझे ज्वाइन करें। अब्दुल समी, ज़ाहिर पेट्रोल की कीमतों को अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ाया गया और हुकूमत ने यही कहा है कि फ़िलहाल हम वो टैक्सेस खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले पेट्रोलियम लीवी के तौर पर यही कहा जा रहा है कि ना होने के बराबर है पेट्रोलियम लीवी, इसलिए कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी सर आप को वक्त लिया गया, लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी फवाद चौधरी साहब भी बोल रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस आ रहे हैं उसका असर पड़ रहा है। बार बार हुकूमत ये कह रही है कि हम बोझ नहीं डाल रहे हैं आवाम पर, लेकिन आवाम ये समझती है कि बोझ डाला जा रहा है। सबसे पहले तो बताइएगा कीमतों का तयन कैसे होता है, और अभी आपको लगता है कि प्राइस मजीद अभी आगे नहीं बढ़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी हुकूमत को? देखिए बात ये है, इस वक्त इन्होंने मुनासिब नहीं समझा और कीमत नहीं बढ़ाई। पिछली दफा भी 3 महीने कीमत नहीं बढ़ाई थी और पिछले साल अब एकदम उन्होंने प्राइस बढ़ा दी थी। बात ये है कि इनको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर पब्लिक को रिलीफ देनी है, सब बोझ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं डालना है, और अगर ये करेंगे ये ऐसा शोबा है जाएगी और कोई इससे सिवाय महंगात के और कोई फायदा सर कैसे मानेंगे? खुद आप लोग नहीं मानेंगे? ज़रा डीलर टैक्स अलग होता है, GST अलग होता है, लीवी टैक्स अलग होता है, ये कैसे मुमकिन होगा कि टैक्सेस कम कर दें? लीवी टैक्स तो ऑलरेडी हुकूमत ने छोड़ा हुआ है। जी हर एक में कम कर देंगे, कोई गवर्नमेंट तो वैसे ही सब कुछ कर रही है। अच्छा, हर शोबे को रियायत दे देती है, इसको भी रियायत दें। अच्छा, ये तो डायरेक्ट अवाम को फायदा पहुंचेगा इससे। और चीजों से तो यूरिया है और ये वो टेक्सटाइल है, वो उनको फायदा जरूर पहुंचना चाहिए, मगर ये मकसद नहीं है कि मैं आम आदमी को फायदा जब भी पहुंचेगा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो सर ये जरा मुझे बताइएगा कि इसका असर फिर गैस की कीमतों पे पड़ता है? जाहिर है देखिए गैस का भी तमाशा बनाया हुआ है। ये इन्होंने 4 महीने पहले आगे के सौदे RLNG पे करने चाहिए थे, इन्होंने सौदे नहीं किए और एडवाइजर साहब चले गए। मैंने उनसे शिकायत भी की, आपने इस वक्त सस्ती है आप ले लें, मगर इन्होंने नहीं करी। अब बहुत बुरा वक्त आ रहा है, 3 महीने का जो मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है कि ये कीमतें बहुत RLNG की बढ़ जाएंगी और बहुत लोड शेडिंग होगी
और इससे अवाम को बड़ी परेशानी हो जाएगी। सर आप बड़ी खतरनाक सूरत हाल बता रहे हैं। खैर शुक्रिया आपका अब्दुल समीर खान साहब। जो कह रहे हैं सलमान शाह अगले 3 महीने, इससे पहले भी ज़ाहिर मेरी आपसे भी गुफ्तगू हुई, दीगर माहिरीन की भी यही राय है। आपने खुद कहा कि सब उससे ज़्यादा ख़राब दौर से ख़राब मामला नहीं देखा गया। आपने पिछले अदवार भी देखे। हम कहते हैं बात मुआहिदों की, मंसूबों की, बार बार हुकूमत कहती है पिछली हुकूमत ने महंगे मंसूबे लगाए, हम इस्तेमाल करें ना करें हमें पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये सारा मामला है सर, डिमांड सप्लाई का भी मामला है, फिर नए बर वक्त आपको मुआहिदे करने थे, वो हुकूमत ने नहीं किए। अगले 3 माह में आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों को? देखिए, एक बात तो ये है कि पूरी दुनिया में अगर ये इस तरह की शॉर्टेज है तो अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, सारे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वहाँ पे यही हाल है। और पाकिस्तान से उनकी कीमतें हमारे से तकरीबन डबल जा रही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको नहीं पता था और उन्होंने भी नहीं कोई सौदे किए और उस तरह से उनको मुसीबत पड़ी हुई है, और वो पहले अगर सौदे कर लेते तो इस वक्त उनके हालात बहुत बेहतर होते। ऐसी बात नहीं होती। ये एक डायनामिक मार्केट है, ऑयल मार्केट है, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं और स्पॉट प्राइस जो है ये शो करती है कि हकीकत क्या है उस मार्केट में। हकीकत ये है कि सप्लाई है नहीं और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अगले 3-4 माह में ये अगर तो खुशकिस्मत हुई दुनिया तो कुछ कीमतें अगर सीपैक कम करने पे आ जाता है या अमेरिका उनके ऊपर, सर शायद दुनिया के दीगर ममालिक अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ के अवाम अफोर्ड नहीं कर पाते बढ़ती कीमतों की सारी सूरत हाल, तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ये जब हमने ऐसा निज़ाम जिस वक्त हम बना रहे थे कि इम्पोर्टेड होगा सारा कुछ, उस वक्त हमने कुछ नहीं किया। उस वक्त तो हम बड़ी तेज़ी से लगाते चले गए और अब हम आके फंस गए हैं। अगर यही निज़ाम हमारा डोमेस्टिक होता, शमसी तवानाई का होता, इसमें अपने मुल्क के अंदर जो गैस है वो पैदा की जा रही होती, वो दरियाफ्त की जा रही होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, वक्त की कमी है तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी माहिराना राय से हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डेंगू वायरस की बात करें, जिसमें क्या वजह है कि कोई इस पे हमने पहले से काम नहीं किया कि इस महीनों में जब पता है कि लार्वा बनता है, डेंगू वायरस फैलता है, ये मच्छर होता है, इस पर कोई इंतजाम नहीं किए गए। कोरोना पे फोकस रहा, कोरोना केसेस कम हो चुके हैं, मुस्बत केसेस की शरह 1% रह गई है और डेंगू बढ़ रहा है। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह थी? क्या इस पर काम नहीं किया गया, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी इंतजामिया की, हुकूमत की, इसकी वजह से डेंगू बढ़ा या फिर कोई और मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन काफ़ी सालों से ये होता चला आ रहा है कि जब भी ये सीज़न आता है तो डिफरेंट किस्म के केमिकल के स्प्रेज होते हैं और मच्छर मारने के लिए इक़दाम बड़े पैमाने पे होते हैं। और इस बार बारिशें भी काफ़ी हुई जिसकी वजह से पानी जमा हो गया और मच्छरों की अफजाइश बड़े पैमाने पे हुई है। तो ये बहुत तकलीफ देह बात है कि मच्छर इतनी बड़ी तादाद में उसकी अफजाइश हुई, लार्वा और उसके अंडे हैं, तो उसको तलब करना चाहिए था और इसके लिए इक़दाम पहले कर दिए जाने चाहिए थे। क्योंकि अभी जितने तादाद में मरीज़ आ रहे हैं या डेंगू फैल रहा है तो इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर इसका थोड़ा सा हम पहले से तदारुक कर लेते वो ज़्यादा बेहतर होता। आपके पास क्या फिगर्स हैं? अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में यानी कि 24 घंटों में कितने केसेस डेंगू के आपके पास रिपोर्ट होते हैं? डेंगू के केसेस काफ़ी सारे हैं, लेकिन सारे रिपोर्ट नहीं होते। कुछ बीमारी लोग जो है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनको अलामात होते हैं ज़्यादा। अभी क्या रिपोर्ट हो रहा है, डेंगू, मलेरिया या कोरोना? इस वक्त तो डेंगू ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। कोरोना की तादाद तो वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी कमी आ चुकी है और डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है। जो अलामात आ रही हैं मरीजों में तो डेंगू की ज़्यादा हैं और इसकी वजह ज़ाहिर है
बर वक्त प्लानिंग और बर वक्त इस बीमारी को सीरियस ना लेना भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद साहब। मामला ये है कि ज़ाहिर है एक आदमी वबा का मामला है, पूरी दुनिया में फोकस आदमी वबा पर रहा, लेकिन ज़ाहिर सीजनल बीमारियाँ होती हैं जो सीजन्स में आती हैं, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुकूमत को भी इस पर काम करना चाहिए और हमें खुद भी इस पर एहतियात करने की ज़रूरत है। हर घर में कोई ना कोई डेंगू केस ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।